तो मोस्ट वेलकम मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज हम लोग फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो क्लास 12 का चैप्टर 1 का जितना भी एमसीक्यू है हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना तक 65 तक कल निपटा लिया था। तो नेक्स्ट आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 66 से। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक पहुँचिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66। आज तो ज़्यादा नहीं है, 73 तक है। तो कोशिश करते हैं कि आपको जितना कॉन्सेप्ट फिजिक्स में हो सके क्वेश्चन के माध्यम से सारा दें और आपका फिजिक्स बेहतर बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि आपको फिजिक्स जो है वो फील होने लगे और प्रैक्टिकली फिजिक्स का जीवन में यूज कहाँ पे होता है ये सारा चीज़ों का जानकारी हमको होता रहे। अगर आपको फिजिक्स बहुत आसान करना है, फील करके पढ़ना है और जानना है कि फिजिक्स हमारे जीवन में लाइफ में किस प्रकार से उपयोगी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में भी, जिसमें हम आपको ये सिखाने का कोशिश करते हैं कि फिजिक्स जीवन में यूज कहाँ आता है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स को फील करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंजॉय देखने को मिलेगा। और फिजिक्स ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन बच्चे इसको हार्ड समझते हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इसको क्लास में समझते नहीं हैं। तो फिजिक्स को अगर समझ के पढ़ा जाए तो मैं गारंटी लेता हूं कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट से आपको लगाव अगर होगा तो वो सिर्फ फिजिक्स में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दुनिया में बाहर जितना भी काम हो रहा है सब में फिजिक्स लगा हुआ है। मतलब बाहरी दुनिया का स्टडी करना और उसका रीजन का पता लगाना ही तो स्टडी है ऑफ फिजिक्स है। तो अगर हम लोग बाहर कोई भी काम देखते हैं, जैसे मान के चलिए आप चल रहे थे रास्ते पे, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो आपने क्या देखा? फोर्स लगा और चीज़ें एक्सीलरेट कर गया और फोर्स के वजह से बहुत सारा डैमेज देखने को मिला। तो देखिए तो फिजिक्स है, फोर्स लग गया, एक्सीलरेट हुआ, फ्रिक्शन हुआ। उसके बाद जैसे मान के चलिए आप रोड में चल पा रहे हैं तो फिजिक्स लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा होगा, तभी आप चल पा रहे होंगे। बहुत जगह ऐसा है जहां आप चल नहीं सकते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होगा। आपने देखा होगा बिजली चमक रहा है तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, फिर आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा। तो साउंड पहले दिखाई दे रहा है या लाइट पहले दिखाई दे रहा है, इसका कारण का पता लगाने जब हम लोग जाते हैं तो कि कौन बताएगा ये कारण? तो हमारा फिजिक्स बताता है कारण। ठीक है, तो हम लोग जो बाहरी दुनिया में जितना भी घटना घटता है उसका जब रीजन का पता लगाते हैं तो जिस ब्रांच के अंदर लगाते हैं बेटा उसी को फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं का स्टडी है। अगर आप बाहरी दुनिया में घटना देख के समझ सकते हैं तो आप फिजिक्स को फील करके पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो अगर आपको फिजिक्स को फील करके पढ़ना है तो आप ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं, जुड़ के पढ़िए। और आप ऑनलाइन भी लेक्चर देख के आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल आज का होगा 66। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है। तो देखिए 66 नंबर हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए 66 पूछ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। मतलब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व फोर्स है या नॉन कंजर्व। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा फोर्स है? तो वो है हमारा कंजर्व फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना मतलब ये प्रदर्शित करता है कि वह क्या संरक्षित है, कंजर्व्ड है। ठीक है, अब 67 का देखिए क्या है कि टू कॉपर स्पेयर ऑफ द सेम रेडियस, बोल रहा है दो कॉपर का स्पेयर है जिसका रेडियस क्या है? सेम है। ठीक है, इसका भी रेडियस जितना, इसका भी रेडियस बाबू उतना है। वन सॉलिड एंड द अदर हॉलो, एक क्या है? बोल रहा है एक सॉलिड है मतलब पूरा भरा हुआ और एक खाली है, हॉलो है। ठीक है, हॉलो मतलब अंदर से खोखला है। आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज करते हैं। मान लो इसमें प्लस लाइन, ठीक है, 5 वोल्ट दिए तो इसमें भी 5 ही वोल्ट दे रहे हैं प्लस का, तो इसमें भी चार्ज क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी मेटल को हम लोग चार्ज देते हैं स्पेयर को तो चार्ज हमेशा सरफेस पे क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों को सेम पोटेंशियल देंगे तो विच विल हैव मोर चार्ज, कौन ज़्यादा चार्ज होगा? ये मटेरियल ज़्यादा खा के बैठा हुआ है, ये मटेरियल कम खा के बैठा हुआ है। इसको 5 वोल्ट देंगे तो कितना चार्ज होगा, इसको भी 5 वोल्ट देंगे तो कितना चार्ज होगा। तो याद रखना बेटा, चाहे हॉलो हो या चाहे सॉलिड हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे फ्लो होता है, अंदर चार्ज जाता ही नहीं है। मतलब हॉलो है तो भी चार्ज अंदर नहीं जाएगा, मटेरियल है तो भी चार्ज अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब चाहे हमारे पास सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, चार्ज दोनों एक जैसा ही कैरी करेगा। तो इसीलिए अगर हम वायर लेते हैं तो अगर एक सॉलिड वायर ले लें और उसी सॉलिड वायर के स्थान पर अगर एक खोखला वायर ले लें और दोनों से बिजली
हम लोग क्या करें, फ्लो कराए, तो दोनों सेम रेटिंग का बिजली लेके जाएगा। मान लीजिए हॉलो वाला जितना बड़ा, ये 5 एम्पियर अगर बिजली फ्लो करा सकता है मैक्सिमम, तो ये भी 5 ही एम्पियर कराएगा अगर सेम रेडियस है। भले ये भरा हुआ है या भले ये खोखला है, दोनों 5 ही एम्पियर फॉलो कराएगा। तो बताइए सस्ता कौन होगा? देखिए ये भरा हुआ है तो भारी भरकम होगा, तो इसमें महंगा पड़ेगा। ये हॉलो है, इसमें मटेरियल कम यूज हो रहा है, तो ये सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग हॉलो कंडक्टर का ज़्यादातर यूज करते हैं। किसके लिए? चीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए या करंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा हॉलो स्फीयर। कौन, अच्छा हॉलो स्फीयर नहीं, बोल रहा है कि कौन ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, सेम पोटेंशियल विच विल हैव मोर चार्ज, किसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, तो बोथ विल हैव सेम इक्वल चार्ज, किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होगा, दोनों के पास इक्वल होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि 2 स्पेयर चार्ज, एक है 3 माइक्रोकूलम, एक है -8 माइक्रोकूलम। तो दो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, एक है 3 माइक्रोकूलम और एक है -8 माइक्रोकूलम, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर, अब माइनस प्लस है तो अट्रैक्ट ही करेगा ना, प्लस है एक माइनस है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है बेटा, और सेम चार्ज रिपेल करता है। याद रखना है आपको, ये सबसे बड़ा बहुत अच्छा मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको याद ही होना चाहिए। अगर हम लोग बोल रहा है कि अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स कितना है, बोल रहा है 1 न्यूटन है। ये चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच अदर, बोल रहा है कि अगर हम लोग 5 माइक्रोकूलम चार्ज, इस दोनों को 5 माइक्रोकूलम चार्ज अगर देंगे, माइक्रोकूलम चार्ज देंगे, तो नया फोर्स क्या होगा। तो अभी जो ये चार्ज मेरे पास अवेलेबल है, 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर इसको 5-5 करके दोनों को बेटा देंगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि चार्ज के पास एडिटिव प्रॉपर्टीज पाया जाता है। चार्ज को अगर देंगे तो ले लेता है, जुड़ने का गुण होता है। मतलब हमारे पास अगर कोई सरफेस है, इसमें अगर मान के चलिए एक है 5 कूलम चार्ज है, एक है 10 कूलम चार्ज, तो बोलेंगे पूरा सरफेस का चार्ज क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो 15 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज में जुड़ने का गुण पाया जाता है, इसी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़। तो अब देखिए अगर हम देंगे तो चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा। तो देखिए जब ये वाला केस है, तो इस दौरान फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन, तो हम क्या करते हैं, इसके मदद से आर निकाल लेते हैं। जब हम इसको चार्ज देंगे तो उस दौरान नया फोर्स क्या निकले, तो आर में तो चेंज करने बोला नहीं है, इसका जितना आर है इसका भी उतना ही आर होगा जब देने के बाद जो वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आएगा, तो एफ बराबर फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरा एफ 1 न्यूटन है, के का वैल्यू अभी छोड़ दीजिए मत लिख के, आर का वैल्यू दिया नहीं है। Q1 है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो मतलब होता है मिली माइक्रो, तो -6, ठीक है। उसके बाद 8 -8 है, तो -8 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 फिर दोबारा, ठीक है। उसके बाद आर तो है नहीं, तो ये दोनों डेटा रख देते, तो के बटे आर स्क्वायर बेटा कितना निकल के आ जाएगा, तो के बटे आर स्क्वायर बराबर मेरा निकल के आ रहा है 3 8 या 24 माइनस का 24 और यहाँ -6 यहाँ -6, तो 10 पर पावर -12। तो ये डेटा मेरा निकल के आया के अपन आर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि जब इसको 5 प्लस माइक्रोकूलम देंगे तो नया चार्ज क्या बन जाएगा। देखिए तो नया चार्ज जब 5 देंगे तो ऐड होने का प्रॉपर्टी यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस, तो 8 बन जाएगा। जब 5 माइक्रोकूलम देंगे तो दूसरा वाला चार्ज कितना हो जाएगा उसी दौरान, जब 5 माइक्रोकूलम देंगे तो -8 और 5 तो -3 माइक्रोकूलम बन जाएगा। तो ये कितना फोर्स उस दौरान पैदा कर देगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ बराबर, ये एफ डैश है तो एफ डैश इस दौरान कितना निकल के आएगा ये निकाल के दिखा देंगे। तो देखते हैं एफ डैश हमारा कितना निकल के आता है। तो देखिए ए के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, तो Q1 कितना है अभी मतलब इस केस में, तो 8 माइक्रोकूलम है और Q2 -3 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 है। और आर स्क्वायर दोनों के केस में आर ही नहीं जानते हैं। अब देखिए के बटे आर स्क्वायर ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू है, तो के बटे आर के बदले में क्या बिठा देंगे, यहाँ वैल्यू बिठा देंगे। तो कितना निकल के आएगा देखिए, तो एफ डैश बेटा हमारा निकल के आएगा, अच्छा ये हमारा निकल के बेटा क्या आएगा, के बटे आर स्क्वायर बेटा निकल के कितना आएगा देखिए, तो ये तो बटे में चला जाएगा ना, तो 8 × 24 तो 1 बटे -24 इंटू 10⁻⁻12 मतलब ये इस पार चला जाएगा, हम लोग ने साथ लिख दिया था, ठीक है। तो अब देखिए के बटे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 1 बटे -24 इंटू 10⁻⁻12 और अभी हमारे पास कितना आ रहा है 8 × 3 -24 6 और 6 10⁻⁻12, तो सेम चीज़ आ गया। तो एफ डैश कितना आ गया 1, ठीक है, और एफ कितना है 1,
तो मतलब अगर हम लोग 5 कूलम चार्ज देंगे तो भी मेरा चार्ज के वजह से फोर्स कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो F1 बराबर कितना, F डैश बराबर 1 न्यूटन, फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो 1 न्यूटन देखिए दो जगह। अब अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो नया फोर्स देखिए अट्रैक्ट करेगा या रिपेल वाला होगा। तो बाबू यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज देखिए प्लस चार्ज है, ये माइनस है, तो अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसलिए अट्रैक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 69 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आप देखिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। इफ सॉलिड बॉडी इज ए नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट द बॉडी हैज, बोल रहा है हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है, इसको फ्रिक्शन से हम लोग नेगेटिव चार्ज बेटा करा दिए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसमें क्या हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया होगा किसके तुलना में, प्लस के तुलना में। तो मान लीजिए दो गो ऐसा बॉडी, कोई भी बॉडी दुनिया में पहले न्यूट्रल रहता है, 2 गो प्लस तो 2 गो माइनस कुछ भी रह सकता है, 2 गो 3 गो 5 गो। तो हम 2 गो का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को इसमें आना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से कहीं से आ जाता है फ्रिक्शन करने से, फ्रिक्शन मतलब किसी दूसरा वस्तु को इसमें रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आएगा। तो इसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तभी नेगेटिव होगा। क्योंकि देखिए बार बार हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि हमारे पास दुनिया में हर सामान न्यूट्रल रहना चाहता है, लेकिन रगड़ देते हैं तो क्या होता है, कोई पॉजिटिव हो जाता है, कोई नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अगर इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि प्रोटॉन कहीं जाता नहीं, भारी होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसलिए प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, तो जाने आने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लो रगड़ दिए इसको किसी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस जिसमें रगड़ रहे थे उसमें चला गया, तो इसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा, उस दौरान प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज रगड़ने से बन गया है, तो क्या हुआ होगा, तो ये क्या किया होगा, एक्वायर्ड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया होगा, एक्सेस हो गया होगा, इसीलिए नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं। ए मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मेटल का प्लेट है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में बाबू रखा गया है, ठीक है। द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर, तो बोल रहा है कि इस फिगर में जो पाथ दिया है कौन, लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जाने का कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो बेटा याद रखना कि हमारे पास कोई भी अगर मेटल है तो मेटल में क्या हो सकता है, प्लस चार्ज भी। तो देखिए मेटल में प्लस चार्ज होगा, तो मेटल हमारे पास अगर है तो उसमें क्या होता है, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अंदर नहीं घुसता। अभी एक सवाल आया था कि हम लोग किसी को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ बढ़ता है, हमेशा सरफेस पे, अंदर जाता ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जीरो होता है। गॉस के नियम से हम लोग ये प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी भी चीज़ को हम लोग चार्ज देंगे ना सरफेस पे बटेगा, अंदर कभी नहीं जाएगा, ठीक। चलो तो उसी प्रकार से इस मेटल के अंदर जाएगा ही नहीं। उसके बाद तो अगर सरफेस पे जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं और सरफेस पे अगर वो फैलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से ही तो पैदा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी को देंगे तो चार्ज एक्वायर होने लगेगा, क्योंकि चार्ज के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो चार्ज यहाँ पे बंटने लगेगा, तो इस सतह पे बंटेगा, ठीक है, अंदर कोई नहीं जाएगा। तो जब इसमें मान के चलो टच करेगा तो उस दौरान कैसा टच होगा, तो याद रखना कि कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है या बाहर होता है। मान लीजिए निकला तो प्लस चार्ज होगा तो निकलेगा, और माइनस चार्ज होगा तो अंदर घुसेगा। हाँ, तो अगर अंदर घुसता है या निकलता है तो हमेशा 90 डिग्री में ये काम होता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो 90 डिग्री में, बाहर निकलेगा मतलब अंदर से बाहर नहीं निकलता, सरफेस से बाहर निकलता है। अगर यहाँ पे टच करेगा तो सरफेस पे ही चार्ज फैल जाएगा, लेकिन टच करेगा सरफेस में, तो कैसे टच करेगा, तो हमेशा 90 डिग्री में टच करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ता है ना बेटा, तब ये पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री से बाहर निकलता है और 90 डिग्री में एंटर करता है। जहाँ एंटर करता है वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अंदर नहीं कुछ होता, अंदर घुसता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये तो अंदर घुसेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल या स्फीयर जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना पा रहा है क्या, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, ऐसा निकलता होगा, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री बन सकता है। मतलब ये 4 नंबर पॉसिबल है, बाकी तीनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर घुसेगा नहीं तो ऐसे ही नहीं हो सकता। और यहाँ घुस भी मान के चलो सरफेस में टच कर रहा था लेकिन अंदर नहीं घुस रहा है, तो टच भी करेगा तो 90 डिग्री में टच करना चाहिए, लेकिन कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा है, तो 90 डिग्री में यहाँ पे दिखना पॉसिबल हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 सही, कि ये वाला लाइन पॉसिबल है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी सही, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है।
71 देखो, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L। कोई क्यूब है बाबू, इसमें साइड बोल दिया है L है, कोई दिक्कत नहीं, साइड L मान लो, सबका साइड है L है, सब L है, ठीक। जितना भी डंटा दिख रहा है ना बेटा, सब L है। क्यूब किसके मदद से बनता है? जब दो स्क्वायर को ऊपर नीचे चढ़ा देता है ना तो क्यूब बनता है। तो स्क्वायर में हर साइड क्या होता है? सेम होता है, तो इसका हर साइड सेम हो जाएगा। तो L बोला है, ठीक है, कोई मतलब नहीं हमको। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज फ्रॉम द क्यूब। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक चार्ज प्लेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा क्यूब से कितना बाहर निकलेगा? तो देखिए, पहले भी ये सवाल पढ़ाए थे कि चाहे कौनो डिजाइन दे दे, क्यूब दे दे, स्पेयर दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर एगो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक कितना बाहर निकलेगा? जितना अंदर चार्ज है उसका 1/ε टाइम इलेक्ट्रिक निकलेगा टोटल। एक सरफेस से नहीं, टोटल सरफेस से। एक सरफेस से पूछता तो देखो यहाँ पे कितना सरफेस है? 6 गो। मेरे पास मान के चलो बेटा 60 रुपया पैसा है, ऐसे करके समझाए थे कल भी। तो 6 बेटा पे बांटना है तो 6 से भागा देना पड़ेगा, तो एक बेटा को कितना मिलेगा? तो एक सरफेस से पूछता तो 6 से भागा दे देते, लेकिन हमको एक सरफेस से नहीं पूछा, टोटल से पूछा है। तो 6 बेटा को हम मान लो पैसा बांटे और सबसे कलेक्ट कर लिए, तो टोटल कितना होगा? उतने होगा जितना अंदर रहेगा। तो मान के चलो कि सरफेस, बस आपको एक चीज़ याद रखना कि सरफेस कैसा भी डिजाइन हो, टोटल इलेक्ट्रिक गॉस नाम का साइंटिस्ट बताया कि इतना ही निकलेगा। तो हमको टोटल पूछ रहा है तो बता दीजिए क्यूब एप्सिलॉन। एक सरफेस से पूछता तो के को में बांटना पड़ रहा है, टोटल को 6 को में, तो 6 से भागा। 4 सरफेस वाला कोई सामान होता तो 4 से भागा देते, 2 सरफेस वाला होता तो बेटा 2 से भागा देते। तो यहाँ पे एक सरफेस से तो पूछा नहीं, टोटल से पूछा है, तो टोटल हमेशा इतना ही पैदा होगा। आप कुछ कर लो, अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε टाइम ही फ्लक्स पैदा होगा। कौन बोला? गॉस। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट, ठीक है। 1 सरफेस का पूछता बेटा तो इसमें 6 लगा देते, क्योंकि 6 बेटा में बांटना पड़ता। मान के चलो इस आदमी का 6 बेटा है तो अपना सारा संपत्ति 6 बेटा को बांटना पड़ेगा ना। लेकिन हमको बोल रहा है कि अच्छा चलिए 6 बेटा को बांट देंगे तो कुल संपत्ति होगा ना। तो कुल संपत्ति कितना पूछ रहा है? तो कुल संपत्ति उतना ही होगा जितना हमारा चार्ज है उसका एप्सिलॉन टाइम, क्योंकि गॉस बताया है कि कुल संपत्ति का 1/ε टाइम होता है, जितना भी संपत्ति अंदर है उसका एप्सिलॉन टाइम भागा दे दो, मतलब ऐसे गुना कर दो, Q/ε टाइम गुना हो जाता है, ठीक है। इतना ही फ्लक्स निकलता है। तो सरफेस कैसा भी हो, फ्लक्स टोटल इतना ही निकलेगा, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 72 देखो बेटा क्या बोल रहे हैं। 72 नंबर सवाल है, 3 चार्जेस इतना 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 3 Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन with equal separation in order to make net force Q to be 0, the value of Q will be। बोल रहा है कि चलो इसको तो बनाना पड़ेगा, देखो ध्यान से। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। बोल रहा है कि हमारे पास 3 चार्ज हैं, एक है +3Q, एक है Q और एक है, ये स्ट्रेट लाइन में है, और एक है Q, ठीक है। और तीनों इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट है एक दूसरे से। मान लो ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0, इस Q पर नेट फोर्स 0। तो यहाँ पर बोला है फोर्स कितना चाहिए? नेट फोर्स चाहिए 0, ठीक है। तो हम कितना डिस्टेंस पे, इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन Q इज 0, व्हाट विल बी द Q। तो इस Q का वैल्यू, मतलब इस Q का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये हमारा यहाँ पे नेट फोर्स हो जाए हमारा 0। तो Q का वैल्यू कितना रखेंगे जो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाए? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ई दोनों के कारण कितना फोर्स, ठीक है, फिर ई दोनों के कारण कितना फोर्स। तो एक फोर्स बाबू इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, देखिए प्लस और प्लस। तो ये फोर्स लगा दिया मान के चलो 3 वाला। चलो अच्छे से इसको बना देते हैं। 3 गो पॉइंट है, एक 3Q है, एक Q है और यहाँ Q है, और इक्वल डिस्टेंस में सब कोई है, R दूरी पर बोल देते हैं। तो बोल रहा है इस Q का वैल्यू कितना हो जाए कि यहाँ पे नेट फोर्स बाबू कितना हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए फोर्स लगाने के लिए कूलम का ही नियम काम आता है। 2 चार्ज अगर जीवन में कहीं भी खड़ा दिखे तो कौन मदद करेगा फोर्स बताने में? तो कूलम्स लॉ। 2 चार्ज आपस में खड़ा रहेगा तो फोर्स लगेगा, और कूलम बताएगा फोर्स का टाइप कैसा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। ये चार्ज बताएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ बेटा देखो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये दोनों मिलकर फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा। तो रिपेल मतलब क्या? धकेलेगा। तो ये फोर्स, ये दोनों के कारण फोर्स एक इधर लगेगा, तो हम मानते हैं F1 लगा। हाँ चलिए F1 फोर्स किसका है? इस दोनों का। ये प्लस ये भी प्लस, तो ये दोनों भी धकेला धकेली करेगा, तो F2 मान के चलते हैं इधर लगेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं नेट फोर्स 0 चाहिए, तो एक आदमी इधर धकेल रहा है इसको,
एक आदमी इधर धकेल रहा है, तो इस पर कितना ताकत लग रहा होगा। तो इस पर देखिए बेटा नेट फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमको जो मन करेगा कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, और देखिए क्यू इसका ज़्यादा है, इसका क्यू कम है, तो क्यू ज़्यादा है और ये क्यू कम है, तो जो क्यू जिसका क्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। देखिए Q1 इंटू Q2 पे डिपेंड करता है, फोर्स किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 इंटू Q2 कूलम्ब्स के अनुसार से। तो ये ज़्यादा Q है तो इधर F1 ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में कम को घटाते हैं, F2 कम होगा क्योंकि देखिए ये तो Q है, ये Q है, 1 यहाँ 3 और 1 है, तो 3 गुना 1 ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, और 3 गुना 1 तो 3 आएगा। तो कौन किसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो सेकंड वाले पहले वाले का फोर्स ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में कम घटा दिए। अब बोला नेट फोर्स कितना चाहिए, 0। तो देखो तो हमको नेट फोर्स 0 चाहिए, तो हम F1 माइनस F2 लिख सकते हैं, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, तो जब F1 बराबर F2 है तो F1 का क्या फॉर्मूला, मतलब F1 फोर्स कितना है, तो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, तो F1 के जगह में लिख दो बाबू 3Q Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कितना, तो R तो R ही है, और इधर K होता है बराबर F2 फोर्स कितना है, Q इंटू Q, अच्छा K तो होगा कांस्टेंट, Q इंटू Q, बड़ा Q है, अपन R स्क्वायर। अब जो मिल रहा है उसको काट दो, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और ये इसको Q2 मान दिए हैं, तुम Q2 मान लो, या Q2 क्यों मानेंगे, Q ही है तो Q ही रहने दो, ठीक है। चलो अब देखो ये Q और ये Q एक ही Q है, उसके बाद R स्क्वायर ख़त्म, तो 3Q बराबर इधर क्या आ गया, Q, मतलब Q का वैल्यू जब 3Q होगा तो नेट फोर्स बेटा कितना हो जाएगा उस टाइम पे, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू प्लस 3Q। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो दोबारा इसको रिवर्स में देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 73 सवाल क्या बोल रहे हैं। देखिए 73 सवाल पूछ रहा है, if sphere of a bad conductor is given charge then is distributed on, बैड कंडक्टर मतलब हो गया इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर को बेटा चार्ज देंगे, अगर मान के चलो तुम लकड़ी को बिजली से जोड़ दिया तो लकड़ी में चार्ज क्या फैलेगा क्या, तो इंसुलेटर में चार्ज फैलता ही नहीं है क्योंकि रोक दिया जाता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट तो आएगा ही नहीं उसमें। तो हमारा सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, तो ना तो सरफेस में होगा, ठीक है, ना तो सरफेस में होगा, ना तो इनसाइड द सरफेस होगा, और ना ही ओनली द सरफेस होगा, तो नन ऑफ दीज होगा, मतलब कहीं फैलता ही नहीं है, 0 हो जाता है। इंसुलेटर में चार्ज देते हैं तो चार्ज आगे जाता भी नहीं है, चार्ज दौड़ता है तो करंट पैदा होता है, तो बताइए इंसुलेटर में करंट दौड़ता है क्या, करंट चलता है क्या, तो करंट चलता ही नहीं है। इंसुलेटर मतलब ऐसा सामान जिससे करंट ना दौड़ सके, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सब सामान इंसुलेटर होता है। तो अगर हम उसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ फैलेगा, कहीं नहीं फैलेगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम लोग का पहला चैप्टर का जितना MCQ है सारा ख़त्म होता है, और ये सारा MCQ इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट का है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जुड़ सकते हैं, और हमसे जितना सजेशन या PDF अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, ताकि आपका तैयारी अच्छा खासा होता रहे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में कन्फ्यूजन है फिजिक्स का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक में स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, तो जिससे आपका टॉपिक का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी का मदद हो सके, और फिजिक्स में ताबड़तोड़ MCQ और कॉन्सेप्ट आपका बनता रहे, और फिजिक्स को आपको पढ़ना कैसे है पूरा दुनिया से जोड़ के, ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।